हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर वो अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाएं तो वो डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। तो उनके एवरेज या उनके कंसंट्रेशन या उनकी संख्या के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस प्रकार की डिज़ीज़ है। अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू या एवरेज वैल्यू से कम या ज़्यादा हो तो बायोकेमिकल पैरामीटर represent better, precise and objective tools toward the assessment of nutritional status of children in comparison to anthropometric, clinical and dietary method. They constitute laboratory tests to estimate the concentration of circulating nutrient of the body. तो जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं एक बहुत अच्छा टूल्स होते हैं हम जानने के लिए हमारी बॉडी के जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है, न्यूट्रिशन है उसमें या नहीं है, डाइटरी सब्सटेंस जो हैं या नहीं है। तो जो बायोकेमिकल्स हैं इनको एक लेबोरेटरी में चेक किया जाता है, जिसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं। जो डिसाइडेड बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एवरेज लेवल से कम या ज़्यादा हैं तो हमें पता चलता है कि कोई डिज़ीज़ है हमारी बॉडी में। जैसे ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज एक बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर उसका लेवल नॉर्मल से कम या ज़्यादा हुआ तो एक प्रकार से डिज़ीज़ हो सकती है। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। वहीं अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन हैं, दोनों हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो इसी यहीं पे जैसे तो फर्स्ट है ब्लड शुगर लेवल। द blood contain a certain amount of sugar to provide energy to the body to perform various function। जो शुगर है या ग्लूकोज है वो एज अ एनर्जी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में काम करता है, जो हमें मेटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। द नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज 80 to 120 mg/%। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है ग्लूकोज की या ब्लड शुगर का जो नॉर्मल लेवल होता है ब्लड शुगर का वो 80 से 120 mg/% होता है। अगर इफ ब्लड शुगर लेवल फॉल बिटवीन 70 और 50 mg/% द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड इंक्रीज द लेवल इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरग्लाइसीमिया। सिग्निफिकेंस की बात करें, द इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज, नेफ्राइटिस, हेपेटिक एंड पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे शरीर में कुछ डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज, नेफ्राइटिस, हेपेटिक एंड पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, इस प्रकार की कुछ डिजीज़ हो सकती हैं। अगर वहीं ब्लड शुगर लेवल घट रहा है, लो हो रहा है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन क्रोनिक एल्कोहलिज्म को इंडिकेट करता है, और अदर डिजीज़ कंडीशन लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म को भी वो इंडिकेट करता है। सेकेंड है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल measurement comprises an important test for those patients suffering from cardiovascular disease. The normal value of blood cholesterol level is 120 से 240 mg/%. It is directly related with aging and reaches 280 से 300 mg among
70 ईयर ओल्ड पीपल, 70 ईयर ओल्ड पीपल्स। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है हमारी बॉडी में होता है 120 से 240 mg/%। अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर बीमारियां, जो हृदय की बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है जनरली 70 साल की एज के बाद अक्सर बढ़ने लगता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल 60 to 80% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। और एक होता है एचडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है 25 से 40% टोटल कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल के अनुसार उसमें कुछ डिजीज़ कंडीशन दी गई हैं। अगर ऐसे इस लेवल तक कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है तो कौन कौन सी प्रकार की डिजीज़ हमारे शरीर में जनरेट हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए 80 से 100% mg/% बढ़ रहा है तो उसमें एनीमिया या हाइपरथायराइडिज्म जैसे बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर 300 से 400 mg/% कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हो सकती है कोरोनरी डिजीज़ लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस। 400 से 500 mg/% में डायबिटीज़ हो सकता है, 500 से 600 में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और अगर 600 से भी ज़्यादा हो जाए तो नेफ्रोसिस नामक डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल के आधार पे भी हम अपनी शरीर के अपनी बॉडी की जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसका पता लगा सकते हैं, इसलिए यह एज ए फिजियोलॉजिकल पैरामीटर वर्क करता है। ए लिपिड इज केमिकली डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इज insoluble in water and soluble in alcohol, ether and chloroform. Lipid are an important component of living cells. Together with carbohydrate and proteins, lipid are the main constituent of plant and animal cells. Cholesterol and triglyceride आर लिपिड। तो जैसा कि हम जानते हैं जो लिपिड होता है वो हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो लिपिड होती है ये वाटर में इंसोल्यूबल होती है और एल्कोहल में सोल्यूबल होती है। द पेशेंट हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर disorder essentially to know the status of level of lipid profile, which consists the measurement of cholesterol, triglyceride, low and high density lipoprotein and risk ratio such as, जैसे रेशियो की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल रेशियो, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रेशियो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो एल्कोहलिक सिरोसिस के केसेस में जो लिपिड प्रोफाइल है ये काफ़ी हायर होती है विद इन द बॉडी, एंड द लिपिड एंड LDL वैल्यू इज फाउंड टू बी हायर इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जो कोरोनरी डिजीज़ है, आर्टरीज में एक प्रकार से ट्राइग्लिसराइड या लिपिड का जो होता है प्लेग का फार्मेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है बॉडी में LDL का लेवल बढ़ जाता है, जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड एक्यूज रिप्लेसिंग पैनक्रियाटिस। इन केसेस में भी जो है LDL का वैल्यू इंक्रीज रहती है, हाई रहती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज इन हाइपरथायराइडिज्म के केस में या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के केसेस में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है। LDL रेशियो
HDL रेशियो जो है इंक्रीज रहता है किस केसेस में, डायबिटीज़ के केसेस में। अगला है सीरम एंजाइम्स। सीरम एंजाइम्स आर मार्कर, सीरम एंजाइम्स एंड मार्कर आर यूज टू असिस्ट द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज सच एज कैंसर, मेडिकल इवेंट लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लीवर डिसफंक्शन। तो जो सीरम एंजाइम या एंड इसको मार्कर की तरह एज अ मार्कर यूज़ किया जाता है कुछ डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ या फिर लीवर डिसफंक्शन। इन केसेस में जो है सीरम एंजाइम को एज अ बायोलॉजिकल मार्कर यूज़ किया जाता है इन डिजीज़ को पता लगाने के लिए। अगला है इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट गेज टू डायग्नोज फ्यू डिजीज डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन फंक्शनल अमाउंट दे में रिलीज इन लार्ज अमाउंट ऑन टिश्यू डैमेज। तो ये एक प्रकार से गेज का काम करता है कुछ डिजीज़ के डायग्नोसिस पर्पस के लिए, और हमारी बॉडी में अगर कहीं पे कोई टिश्यू डैमेज है तो उसके डायग्नोसिस पर उसके भी फंक्शन के लिए ये उसके भी फंक्शन को एक प्रकार से ये प्रेजेंस करता है। नेक्स्ट है इसमें जो कुछ एंजाइम है उनका नॉर्मल वैल्यू दी गई है, और अगर उसमें कुछ वो जो एंजाइम्स हैं अगर घट या बढ़ रही हैं तो उनसे किस प्रकार की डिजीज़ हमें हो सकती है उसके बारे में इस चार्ट में बताया गया है। चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला है जिसमें कि पहली एंजाइम है क्रेटाइन या फास्फोकाइनेज या क्रेटाइन काइनेज भी इसको कहा जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है मैन में पुरुषों में 20 से 50 आयु एंड वुमेन में 10 से 37 आयु एक यूनिट है इसकी। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज लेवल फाउंड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो क्रेटाइन फास्फोकाइनेज जो है वो इंक्रीज रहेगा। और कुछ डिजीज़ कंडीशन जैसे पॉलीमाइटिस हुआ, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन केसेस में क्या होता है क्रेटाइन फास्फोकाइनेज का लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। अगली एंजाइम है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो होता है 70 से 240 आयु तक पाई जाती है। ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ी हुई है या इंक्रीज है तो उस कंडीशन को किस कंडीशन में बढ़ी हुई, जैसे कि जॉइंडिस या वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटिस एंड अनीमिया। इन केसेस में जो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो बढ़ी हुई होती है। थर्ड है एल्कलाइन फास्फेटेज जो है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है अडल्ट में 29 से 92 आयु और चिल्ड्रंस में बच्चों में 90 से 220 आयु, जो ये एक प्रकार से बायोलॉजिकल मार्कर्स होता है किसका, ओस्टियोमालेशिया जो हमारे बोन्स को कमज़ोर करने वाली एक बीमारी होती है जिसको ओस्टियोमालेशिया या ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो उसमें हम लोग एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल देखते हैं। और जैसे वो लीवर डिजीज़, इन केसेस में भी जो है एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसामिनेज जिसको SGOT एंजाइम भी बोला जाता है। ये जनरली मेंस में पुरुषों में 0 से 40 आयु और महिलाओं में वुमेन्स में 0 से 30 आयु पाई जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और इसका जो सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका लेवल बढ़ा होता है, जैसे कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ में या जॉइंडिस में या वायरल हेपेटाइटिस, इन केसेस में जो है SGOT जो एंजाइम है इसका लेवल बढ़ जाता है। अगला हमारा है
सीरम ग्लूटामिक पायरूवेटिक ट्रांसामिनेज, इसमें पायरूवेटिक ट्रांसामिनेज इसमें क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है अडल्ट में 5 से 35 आयु, इसका जो लेवल इंक्रीज होता है सीवियर हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस के केसेस में, या फिर जो हमारा लीवर है, हमारे जो हेपेटिक सेल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाएं तो उस केसेस में भी इसका लेवल बढ़ जाता है।